हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं आईडी का मैक्रो का टॉपिक दैट इज गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर रिवीजन वीडियो बना दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। अब इस गवर्नमेंट बजट को हमने तीन फॉर्म में डिवाइड किया है कि क्या होता है गवर्नमेंट बजट, क्या है उसके कंपोनेंट्स, और तीसरा उसके क्या क्या टाइप के डेफिसिट्स होते हैं, राइट। एंड लास्ट इज कि गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चीज में। तो चार चीजों में ये पूरा का पूरा अपना चार्ट जो है वो पूरा चैप्टर जो है वो डिवाइडेड है, और इसको मैंने एक बर्ड आई व्यू की तरह एक चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है ताकि तुम्हारे लिए याद करना काफी इजी रहे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो गवर्नमेंट बजट बेसिकली एक बजटरी पॉलिसी है। क्योंकि ये फ्यूचर के लिए होता है इसलिए इसको बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, इसको फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है, इसको फिस्कल पॉलिसी भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है जो ये बताएगा कि गवर्नमेंट के क्या क्या फ्यूचर रिसिप्ट्स होने वाले हैं और क्या क्या फ्यूचर पेमेंट्स होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट हर साल अपना एक स्टेटमेंट बनाता है कि अगले साल वो क्या क्या खर्चा करने वाला है और क्या क्या उसे रिसिप्ट मिलने वाला है। इसका करने का सिर्फ दो पर्पस है। पहला, जीडीपी ग्रोथ, मतलब पर्पस ये है कि गवर्नमेंट इस तरह से अपने एक्सपेंडिचर रिसिप्ट्स को प्लान करेगी कि देश की जीडीपी बढ़े या स्टेबिलिटी लाए। स्टेबिलिटी मतलब ना ही देश में इन्फ्लेशन हो ना ही देश में डिफ्लेशन हो। जब ऐसी दो सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट बजट अपने एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के थ्रू इस सिचुएशन को ठीक करती है, राइट। तो सर डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ये बजटरी पॉलिसी है जो एक स्टेटमेंट बताता है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट फ्यूचर रिसिप्ट्स एंड फ्यूचर पेमेंट्स, और इसलिए करता है ताकि जीडीपी ग्रोथ हो और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। चलिए पहला टॉपिक तो हो चुका। अब सेकंड टॉपिक इज द कंपोनेंट्स। अब देखो कंपोनेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रीजन इज कि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब कंपोनेंट्स के अंदर आता है सबसे पहला बजटरी रिसिप्ट्स एंड दूसरा है बजटरी एक्सपेंडिचर। तो दो है, एक है रिसिप्ट्स और एक है एक्सपेंडिचर। अगर मैं रिसिप्ट्स की बात करूं तो रिसिप्ट्स के अंदर दो चीज है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। और एक्सपेंडिचर की बात करूं तो फिर इसमें भी दो हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सर इसकी एक एक चीजों का डिफरेंस समझते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट दोनों टाइप का रिसिप्ट है जिसके अंदर देश को क्या आ रहा है, गवर्नमेंट को क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, ठीक है। चल, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, पैसा जा रहा है तो खर्चा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई एसेट्स या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता। एसेट्स का मतलब होता है ऐसा कोई चीज जिससे सरकार को बहुत ज्यादा फ्यूचर में बेनिफिट हो, जिसे बिल्डिंग कहते हैं, डैम्स कहते हैं, ब्रिजेस कहते हैं। और लायबिलिटीज वो चीज होती है जिसमें सरकार को फ्यूचर में कुछ पे करना हो। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिसके अंदर ना ही सरकार का कोई एसेट क्रिएट होता है ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपके घर में भी आपकी जो आमदनी होती है, आपकी जो नॉर्मल इनकम होती है, वो आपके लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। वैसे गवर्नमेंट के भी एक ऐसी भी इनकम होती है जिसमें कोई एसेट्स या लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता ना। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिसके अंदर या तो आपका एसेट घटता है या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती है। तो या तो आपका एसेट घटेगा या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। चलो इन डिटेल समझते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल रिसिप्ट्स को लेते हैं। अब देखो कौन से वो चीजें हैं जिसके अंदर एसेट्स कम होते हैं और कौन सी वो चीजें जिसके अंदर लायबिलिटी बढ़ती है। अब बोरोइंग की बात करें, सरकार जब बोरोइंग्स करती है तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है। अब सरकार कहां से बोरोइंग कर सकती है? एक है पब्लिक, दूसरा है आरबीआई और तीसरा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इन सभी सिचुएशन में सरकार की क्या बढ़ती है? लायबिलिटी। दूसरी बात करते हैं, अगर एसेट्स कम होने की बात करें तो ये दोनों सिचुएशन एसेट्स कम होने की बात कर रहा है। पहला, रिकवरी ऑफ लोन। अगर हमने किसी को लोन दिया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो उससे सरकार का एसेट्स क्रिएट होता है। पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट वापस वो पैसा रिकवर करती है तो जो एसेट क्रिएट किया था वो अब कम हो गया है ना। तो रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, इससे सरकार का एसेट्स कम हो जाता है। और हम जब डिसइन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मतलब गवर्नमेंट अपने कोई पब्लिक कंपनी के स्टेक प्राइवेट सेक्टर को देता है। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का स्टेक किसको देता है? प्राइवेट सेक्टर को। तो उस सिचुएशन में सरकार का जो एसेट था वो क्या हो जाता है? कम। सरकार का जो एसेट है वो कम। तो भाई कैपिटल रिसिप्ट्स तीन है,
पहला है बोरोइंग, दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन एंड तीसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। इनसे या तो लायबिलिटी हमारी बढ़ती है या तो एसेट्स कम होता है। अब अगर कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता है और पैसा आ रहा है तो वो है रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो रेवेन्यू में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स सरकार का है टैक्स, ऑब्वियस की बात है, क्योंकि सर टैक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, राइट। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू टैक्स आता है किसी भी देश में। और दूसरा है नॉन टैक्स। तो चलो इन डिटेल समझते हैं। टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर आते हैं कैटेगरीज, जैसे टैक्स के अंदर कौन से टैक्सेस है मैं वो बता देता हूं। सरकार क्या क्या टैक्स कलेक्ट करती है आपसे। सबसे पहला आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, ये हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैं समझा देता हूं। और दूसरा सरकार आपसे क्या कलेक्ट करती है, आपसे जीएसटी कलेक्ट करती है, आपसे एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करती है, आपसे कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करती है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, या तो जब आप पैसा कमाते हो, सिटीजन जब पैसा कमाता है, या सिटीजन जब पैसा खर्चा करता है ना। तो वो टैक्स एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। अब इस टैक्स के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। टैक्स को हम या तो प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं या तो टैक्स को हम बोलते हैं रिग्रेसिव, राइट। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी होता है और रिग्रेसिव टैक्सेशन भी होता है। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारा टैक्स बढ़ेगा। इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में इस तरह से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2.5 लाख की इनकम है तो 2.5 लाख पे आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पर अप टू 5 लाख आपको कितना पे करना पड़ेगा, हो सकता है 5% पे करना पड़े। 5 to 7,50,000 तक आपको कितना पे करना पड़ेगा, 7.5%। ऐसे जैसे जैसे आपका टैक्स बढ़ता जाएगा, जिसका मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ेगा, है ना। अब ये इससे क्या होता है कि किसको ज्यादा रियल बर्डन है, रिचर सेक्शंस को। सर क्यों रिचर सेक्शंस को ज्यादा बर्डन होगा, क्योंकि उन्हें आखिर में ज्यादा टैक्स पे करना होगा। फॉर एग्जांपल किसी की इनकम 1 करोड़ है तो आज के हिसाब से उसको कम से कम 30 लाख का टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऑब्वियस की बात है कि डायरेक्ट टैक्स रियल बर्डन रिचर सेक्शंस को देता है। दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स मतलब आपका सेम लेवल ऑफ टैक्स, इररिस्पेक्टिव सामने वाले की कोई भी इनकम हो, टैक्स परसेंटेज सेम रहेगा। इसका एग्जांपल है जीएसटी। अब जीएसटी क्या है, जीएसटी आपको चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, जीएसटी का परसेंटेज सेम लगता है। अब इस पे रियल बर्डन किसको होता है, पुअर सेक्शंस को, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। दूसरा है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है द पर्सन बॉर्न जो करता है टैक्स वो ही टैक्स सरकार को पे करता है, मतलब बॉर्न बाय द पर्सन टू हुम इट इज इम्पोज्ड। मतलब सर मेरी इनकम हुई है, मेरे पे ये टैक्स इंपोज किया है और मैं ही सरकार को डायरेक्टली पे करता हूं, तो इन दैट सिचुएशन इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। सरकार डायरेक्टली उससे पैसा कलेक्ट कर रही है जो एक्चुअली टैक्स को बॉर्न कर रहा है। नाउ इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है कि बेसिकली जीएसटी। अब जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट जो है वो इंपोज करती है टैक्स किसी शॉपकीपर को कि भाई तुझे मुझे पे करना पड़ेगा जीएसटी, पर शॉपकीपर वो टैक्स इससे कलेक्ट करता है बाकी बायर के साथ। तो बेसिकली इंपोज इस पे हो रहा है पर बॉर्न कौन कर रहा है, बायर। ऐसे कहते हैं जीएसटी टैक्स, जिसमें सरकार इनडायरेक्टली बायर से पैसा कलेक्ट कर रही है। क्या ये क्लियर हुआ, राइट। जहां हम टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं, जहां हम टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं टू अनदर पर्सन, जैसे शॉपकीपर ने किया, इसने इस टैक्स बर्डन को बायर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, है ना। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स पढ़ा। तो अगर जीएसटी की बात करो तो सर जीएसटी जो है वो एक रिग्रेसिव टैक्स है प्लस एक इनडायरेक्ट टैक्स है, राइट। वही इनकम टैक्स की अगर बात करो तो इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है प्लस एक डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर। तो आई अज्यूम ये आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नॉन टैक्स। नॉन टैक्स के अंदर कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है फीस। फीस मतलब जो भी सरकार आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करती है, लॉयर का सर्विस, जज का सर्विस, पुलिस का सर्विस, तो वो थोड़ा आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस चार्ज करता है, वो होता है फीस। सेकेंड इज फाइन। फाइन मतलब अगर आप कोई लॉ को तोड़ते हो, जैसे अगर आपका ट्रैफिक चालान लगा, अब वो पैसा जो है वो सरकार आपसे कलेक्ट इसलिए नहीं करती कि उन्हें रेवेन्यू अर्न करना है, इसलिए करती है ताकि आप लॉ को फॉलो करो। एस्चीट। एस्चीट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई लीगल है नहीं है, आपके पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपका कोई लीगल है नहीं है, तो इसका मतलब अब ये पैसा सरकार को जाएगा।
नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम स्पेशल असेसमेंट। अब इनकम फ्रॉम स्पेशल असेसमेंट जैसे समझ लो कि आपका ये प्रॉपर्टी था जिसकी वैल्यू 5 करोड़ थी सर। अब सडनली सरकार ने बोला कि इसके सामने में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलने वाला, और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इसकी वैल्यू 5 से 15 करोड़ हो गई। 5 से 15 करोड़ हुई तो सरकार आपको बोलती है कि देखो मेरे डेवलपमेंट की वजह से तुम्हारा 10 करोड़ का फायदा हुआ है, थोड़ा मुझे पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज ग्रांट एंड डोनेशन। ग्रांट एंड डोनेशन मतलब सर जब कोई फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, या हमें कभी कोई मदद करनी हो तो बाहर की दुनिया से पैसा आता है, जापान से आता है, सऊदी अरेबिया से आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है, तो वो सारा पैसा जो है वो ग्रांट और डोनेशन की फॉर्म में हो तो वो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हमें सरकार को डिविडेंड देती है, राइट? तो उस डिविडेंड का पैसा भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि सरकार की कंपनी है तो सरकार उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अपने खर्चे के लिए निकालती है। एंड लास्ट इज सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? एक बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेट चलाना है, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, तो आपको बैंडविड्थ खरीदना पड़ता है। अब ये बैंडविड्थ का ऑक्शन होता है, इस ऑक्शन में जो हाईएस्ट कोट करता है उसको ये बैंडविड्थ मिलता है और सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो ये हुए हमारे टैक्स एंड नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में अंदर आता है फीस, फाइन, एसटी, income from special assessment, grant and donation, income from public sector undertaking and sale of spectrum। क्या ये क्लियर है? इसी के साथ हमने पूरा रिसिप्ट कॉलम कंप्लीट करता हुआ, जिसके अंदर कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों हो गया। कैपिटल रिसिप्ट वो जिसके अंदर लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट्स कम होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर के ऊपर। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कैपिटल रिसिप्ट में या तो आपका एसेट्स कम होगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, इसमें एग्जैक्ट ऑपोजिट, या तो एसेट्स बढ़ेगा या तो लायबिलिटी कम होगी। अब एसेट्स बढ़ने के कौन से कारण हो सकते हैं? आप रोड बना रहे हो, डैम बना रहे हो, ब्रिजेस बना रहे हो। जब ऐसी चीजें बनाते हो तो देश का एसेट क्रिएट होता है, देश को बहुत बड़ा फायदा होता है। लायबिलिटी मतलब जो आपकी सरकार ने पहले जो बोरोइंग की थी जिससे लायबिलिटी हुई थी, अब अगर आप उसको चुका दोगे तो उससे लायबिलिटी कम हो जाएगी, और ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी देश चाहेगा कि अपने देश में ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, ना कि रेवेन्यू। अब बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर ना ही एसेट अफेक्ट करता है ना ही लायबिलिटी। अब इसके अंदर जनरली ये चार आइटम्स आते हैं। सैलरी, जो भी पब्लिक कंपनी में काम करते हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, पुलिस, इन सब की जो सैलरी होती है वो इसके अंदर आती है। सेकंड इज सरकार हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज कौन सी सब्सिडीज? हम वो लोगों को फ्री में खाना प्रोवाइड करना, सस्ते रेट में प्रोवाइड करना, फ्री वैक्सीनेशन देना, ये सभी सब्सिडीज के अंदर आता है। तीसरा है इंटरेस्ट, तो जो हमने उधारी ली है उसका जो इंटरेस्ट पे करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिफेंस एक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है बच्चों, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गलती से भी उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मत ट्रीट करना, क्योंकि डिफेंस से कोई एसेट क्रिएट नहीं होता, उससे सिर्फ शांति मेंटेन होती है। चाहे आप कितना भी बड़ा एसेट ले लो, चाहे आप रफाल ले लो, पर रफाल से एसेट नहीं बढ़ता, उससे सिर्फ खर्चा होता है। तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और इसी के साथ हमने कंपोनेंट्स पूरे कंप्लीट कर लिए, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर बजटरी रिसिप्ट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। एग्जाम में पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल बोरिंग किसके अंदर आएगा, तो किस तरह से इसको अप्रोच करना है। बोरिंग, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट। अच्छा, अब रिसिप्ट के अंदर दो है, कैपिटल और रेवेन्यू। तो अपने को कौन सा लेने का? सर अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब बोरिंग में लायबिलिटी बढ़ रही है, तो सर इसे कैपिटल रिसिप्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। चलो डिविडेंड आ रहा है तो पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट के अंदर आएगा, पर क्या इससे कोई एसेट क्रिएट होता है या कोई एसेट कम होता है या लायबिलिटी बढ़ती है? बिल्कुल नहीं, ये एक प्रॉफिट का पार्ट है जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर आता है, तो इट विल फॉल अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसी के साथ हमने कंपोनेंट्स पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं डेफिसिट। डेफिसिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिसिट के अंदर आते हैं तीन आइटम्स। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। अब क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू देखो, डेफिसिट का मतलब होता है, डेफिसिट का मतलब समझ लो पहले, जब आपका खर्चा अगर आपके रिसिप्ट से
ज्यादा हो तब आप बोलोगे डेफिसिट है ना। और जब रिसिप्ट ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से तो आप बोलेंगे सरप्लस है ना। अब इसके अंदर सबसे पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो टोटली हम तीन टाइप के डेफिसिट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा पढ़ने वाले हैं फिस्कल डेफिसिट, और तीसरा डेफिसिट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। देखो डेफिसिट का मतलब ही होता है कि खर्चा अगर आपका खर्चा आपके रिसिप्ट से ज्यादा हो उसे डेफिसिट बोलते हैं। और रेवेन्यू की नेचर है, तो अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से थे, याद करो, डिफेंस, सब्सिडी, इंटरेस्ट, सैलरी। तो ये जो खर्चे हैं, अगर ये खर्चे आपके ज्यादा हो रहे हो कंपेयर टू योर रिसिप्ट मतलब टैक्स या नॉन टैक्स रिसिप्ट, तो ऐसे कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे, बहुत सिंपल है। जब सरकार को लगता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू रिसीव बहुत ही कम है, ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट तीन अप्रोच फॉलो करती है। सबसे पहले या तो गवर्नमेंट बोलेगी मैं अपने एक्सपेंडिचर को कट डाउन कर देता हूं क्योंकि मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, क्यों ना सब्सिडीज को कम कर ले, क्यों ना डिफेंस पे खर्चा कम कर ले, हमें डेफिसिट नहीं चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट या तो बहुत ही जरूरी एक्सपेंडिचर है, जैसे अभी कोरोना के वक्त वैक्सीनेशन खर्चा करना जरूरी था, तो उस वक्त सरकार क्या करेगी, बोरोइंग करेगी। फॉर एग्जांपल $5,000 करोड़ का खर्चा है और 4,000 करोड़ ही हमारे पास पैसा है, तो 1,000 करोड़ का बोरोइंग करेगी। या तो तीसरा ऑप्शन है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट कर दे, हम अपने कोई शेयर्स किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दें। अच्छा, यहाँ तकलीफ तब आएगी अगर हम अपने कोई स्टेक फॉरेन कंपनीज को बेच दें। ऐसी सिचुएशन में हमारा कंट्रोल जो है वो फॉरेन कंट्री के पास चला जाएगा। तो ये हुआ पूरा का पूरा रेवेन्यू डेफिसिट। अब हम बात करने वाले हैं फिस्कल डेफिसिट। देखो फिस्कल डेफिसिट ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट डेफिसिट है, क्योंकि इसके अंदर हम बात ये करेंगे कि सर फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि कितनी सरकार बोरोइंग्स कर रही है ना। मतलब क्यों, क्योंकि सर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट। इसके अंदर दोनों खर्चे ले लो, दोनों रिसिप्ट ले लो, रेवेन्यू और कैपिटल, बट बोरोइंग को मतलब, क्योंकि जैसे ही आप बोरोइंग को ले लोगे इसका मतलब ईओपी तो बैलेंस होने वाला है, सॉरी गवर्नमेंट बजट तो बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल आपका खर्चा 1,000 करोड़ है, आपके रिसिप्ट 800 करोड़ है, तो ऑब्वियसली आप बोरोइंग कितना करोगे, 200 करोड़। अगर वो भी माइनस करोगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। इसीलिए बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग को हटाओ। तो इसको दो डेफिनेशन के फॉर्म में हमें याद करना है, या तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज द टोटल बोरोइंग्स, या तो सभी एक्सपेंडिचर और सभी रिसिप्ट को ले लो एक्सेप्ट क्या करो, बोरोइंग्स को, है ना। तो इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो एग्जाम में पूछते हैं कि सर अगर हमारे देश की बोरोइंग है 5,000 करोड़ तो हमारी फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, जो हमारी बोरोइंग है वही हमारी फिस्कल डेफिसिट है, तो फिस्कल डेफिसिट भी 5,000 करोड़ हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ फिस्कल डेफिसिट? चलो ग्रेट। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट डेफिसिट, जो आखिरी डेफिसिट है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। ये कुछ खास नहीं है, बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो आप बोरोइंग कर रहे हो, जो आप बोरोइंग कर रहे हो, किससे कर रहे हो, पब्लिक से कर रहे हो, आरबीआई से कर रहे हो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर, ये पैसा कहां जा रहा है? अगर ये पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है तो बढ़िया, ये अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप उधारी ले रहे हो अपने दिन के खर्चे के लिए, डिफेंस, सब्सिडी, इन सब के लिए, तो ये कोई सही चीज नहीं है। पर उसी में अगर इंटरेस्ट में जा रहा हूं कि पुराने इंटरेस्ट के लिए मैं अभी का लोन ले रहा हूं, तो ये वर्स्ट सिचुएशन है। इसलिए हर एक देश जानना चाहता है कि उसका प्राइमरी डेफिसिट कितना है, मतलब आउट ऑफ द टोटल बोरोइंग जितना पैसा आपने इंटरेस्ट पेमेंट में यूज किया उसको माइनस कर दो, बाकी जो बचा वो तुम्हारा हो जाता है प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर? ओके, तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस ये इंटरेस्ट एलिमेंट को कंसीडर करता है, ये इंटरेस्ट एलिमेंट को कंसीडर नहीं करता। दोनों के क्या क्या इंप्लीकेशन है? पहला इंप्लीकेशन है कि सर इन्फ्लेशनरी स्पाइरल हो जाएगा। अब क्या होता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल एक ऐसी सिचुएशन है जब स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है, जब सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करेगी। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, जब सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे और डिमांड करने की वजह से लोगों का मार्केट का प्राइस क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। दूसरा बताया है बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। देखो मैं जितनी ज्यादा फिस्कल डेफिसिट करूंगा उतनी सरकार की क्या बढ़ेगी, बोरोइंग्स बढ़ेगी, और बोरोइंग बढ़ेगी तो चुकाना किसको है, फ्यूचर जनरेशन को, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन की तरह ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट इज हाई विशियस सर्कल एंड लो जीडीपी। देखो फिस्कल डेफिसिट अगर आपका बहुत ज्यादा है, मतलब सरकार बहुत ज्यादा बोरिंग कर रही है, तो ऑब्वियसली उस देश का जीडीपी हमेशा कम होने वाला है। जब गवर्नमेंट का जीडीपी कम होगा तो सर ऑब्वियस की बात है, इसका मतलब प्रोडक्शन कम होंगे, प्रोडक्शन कम होंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा,
एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम कम, और इनकम कम तो फिर से डिमांड कम होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सर ये विशेष सर्कल चलता रहेगा जब तक इसको कोई ब्रेक नहीं करे। सरकार का ये विशेष सर्कल चलता रहेगा, जीडीपी कम, लोगों के पास इनकम कम और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कम, तो फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि सरकार के पास टैक्स देने का कोई पैसा ही नहीं बचेगा। अब हम बात करते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां जब सरकार इतनी ज्यादा बोरोइंग कर लेती है पब्लिक से, आरबीआई से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए पैसा ही नहीं बचता। जब उनके लिए पैसा नहीं बचता है तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और आखिरी क्वेश्चन है लैक ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि सरकार अगर बार बार बोरोइंग करेगी तो सरकार की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगा, और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई देश फ्यूचर में कोई उनको बोरोइंग करके नहीं देगा। इसी के साथ हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स और उसके इम्प्लीकेशंस भी कंप्लीट करते हुए अब आखिरी टॉपिक बचा है कि सर गवर्नमेंट बजट का क्या है ऑब्जेक्टिव। देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इग्नोर मत करना। इसको मैंने एक मेमोरी टेक्निक दिया हुआ है। जी का मतलब है जीडीपी ग्रोथ, ए का मतलब है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, आर का मतलब है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला काम क्या है सर? देश की जीडीपी को बढ़ाना, और देश की जीडीपी तब बढ़ेगी जब देश में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। इन्वेस्टमेंट्स या तो खुद सरकार करेगी या प्राइवेट सेक्टर को बोलेगी कि आप इन्वेस्ट करो, हम आपको इंड्यूस देंगे। इंड्यूस मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे देश के इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव सरकार का होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जनरली जो रिचेस्ट सेक्शंस होते हैं वो रिचेस्ट पीपल के लिए ही डिमांड बनाते हैं, क्योंकि वही डिमांड करते हैं, गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में सरकार अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है वो गुड्स जो सभी की रिक्वायरमेंट है, राइट। थर्ड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनका पर्पस है इनइक्वालिटी को कम करना। क्या कम करना? इनइक्वालिटी। किसके बीच में? रिचर और पुअर सेक्शन के बीच में। अच्छा ये कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, प्रोग्रेसिव टैक्स के थ्रू। नेक्स्ट इज, तो सरकार कैसे करेगी? प्रोग्रेसिव टैक्स लेगी और ज्यादा बर्डन रिचर सेक्शंस को होगा, उसके बाद यही पुअर लोग को प्रोवाइड करेगी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब सर चाहे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है ना ही इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है। एंड फिफ्थ इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने पीएसयू के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ मतलब सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डेवलप होगी और दूसरी सेक्शन वीक होगी तो ऐसा नहीं चलेगा। तो सरकार इंसेंटिव देती है कि अगर आप दूसरी जगह जाओ तो आपको टैक्स हॉलीडे मिल सकता है और बहुत सारे अन्य फायदे मिल सकते हैं, है ना। तो ये है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। इसका मेमोरी टेक्निक है गरीब, जी का मतलब जीडीपी ग्रोथ, ए का मतलब एलोकेशन, आर का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिफ्थ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट बैलेंस रीजनल ग्रोथ। और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने 4 टॉपिक के अंदर डिवाइड किया और बहुत ही अच्छे से समझा। इसी के साथ आज का कंप्लीट करते हैं। गवर्नमेंट बजट कंप्लीट हो गया है। गाइस प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों को कि उनके लिए भी बहुत ही आसान। थैंक यू।